हाय स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का परमाणु संरचना प्रारंभिक, जिसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर इनिशियल बोलते हैं। इसमें हम परमाणु के प्रारंभिक संरचना के बारे में जो स्टार्टिंग उसकी होती है वहाँ से सीखेंगे। अपने पिछले दो रसायन के चैप्टरों में आपने पहला पढ़ा था फंडामेंटल केमिस्ट्री मूल रसायन, और दूसरा मूल संकल्पना मूल कॉन्सेप्ट। तीसरा ये आपका परमाणु संरचना प्रारंभिक। इसमें हम पहला स्टेप दे रहे हैं परमाणु। अपने पिछले भी चैप्टर में देखा परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। जैसे Na, सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयरन, कार्बन, जिंक आदि। परमाणु वे सूक्ष्म कण होते हैं जो रिएक्शन करते हैं, अपक्रिया करते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। तत्व आपको उसी में एक्सप्लेन किया गया, किसी भी पदार्थ के एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। यहाँ भी एग्जाम्पल सेम है, सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयरन, कार्बन, जिंक आदि। आप तत्व और परमाणु में बेशक समझ रहे होंगे कि ये नंबर्स का अंतर होता है। अगर कोई भी पदार्थ का एक कण है, परमाणु का एक कण है तो परमाणु कहलाता है, अगर उसके कई कण हैं तो तत्व कहलाते हैं। मतलब आपका परमाणु सिंगुलर नंबर होता है और तत्व प्लूरल नंबर में होता है। परमाणु को लेकर पहले के लोगों में ये संकल्पना थी, ये भावनाएं थी कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। ये सबसे छोटा कण होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, और हर पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से बना होता है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया कि परमाणु भी कई छोटे छोटे और अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। कई अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, उसमें कुछ मुख्य हैं जिनको मूल कण कहते हैं। फिजिक्स में आप 12th के लास्ट में पढ़ने को पाओगे कि इसमें टोटल 32 प्रकार के सूक्ष्म कण होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः 3 आपको पढ़ाए जाते हैं। मूल कण में बताया जाता है प्रत्येक परमाणु लगभग 32 प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। उसमें टोटल 32 टाइप्स के स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य हैं। ये 3 थोड़े बड़े साइज के होते हैं और इनका सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, इसलिए इन्हें मूल कण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, फर्स्ट जो आपका अति सूक्ष्म कण है, मूल कण है, तो इसकी खोज सन 1897 ईस्वी में जे थॉम्सन ने किया था। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। आप इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान को जरूर याद रखिएगा, ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, अनुप्रयोग में यूज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर हम स्टोरी देखें तो इसमें सबसे पहले जे थॉम्सन ने प्रयोग किया और कैथोड किरणों की खोज की। कैथोड किरणों में ये पता चला कि कैथोड किरणें छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी हैं और उस पार्टिकल को इन्होंने ऋण आवेशित कण कहा। अर्थात जे थॉम्सन ने जो कैथोड किरणों से ऋणावेशित कण प्राप्त किए उनका नाम ऋणावेशित कण रखा, लेकिन बाद में स्टोनी सर ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था, लेकिन उसका नामकरण स्टोनी ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलाम और द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। दूसरा आपका मूल कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में किया। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻19 प्रोटॉन का आवेश +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg होता है, जो लगभग 1 AMU के बराबर है। इस प्रकार आप मूल कण में 2 समझ पा रहे हो। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था, लेकिन इसका नामकरण स्टोनी सर ने रखा था, जो 1897 ईस्वी में हुआ था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के नाम से जाता है, लेकिन इसकी प्रारंभ गोल्डस्टीन द्वारा किया गया, जो कैनाल किरणों की खोज से की गई थी। हम आपको बता दें कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में तीव्र गति से चलने लगते हैं तो उसे हम कैथोड किरणें कहते हैं, और जब एक सीधी रेखा में प्रोटॉन चलने लगते हैं तो उसे हम कैनाल किरणें कहते हैं। कैथोड किरणों की खोज जे थॉम्सन ने किया था, लेकिन कैनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन फाइनल
उससे निकलने वाले कण को, जो कैथोड किरणों से कण निकले, उसे जे थॉम्सन ने ही बताया, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के नाम पे गया। लेकिन कैनाल किरणों की से निकलने वाले जो सूक्ष्म कण, धनावेशित कण थे, प्रोटॉन, उसको रदरफोर्ड ने बताया, इसलिए वो खोज रदरफोर्ड के नाम पे गया। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में किया गया, जबकि प्रोटॉन की खोज 1919 में किया गया। इलेक्ट्रॉन के तुलना में प्रोटॉन भारी भी है, लगभग 10,000 गुना बड़ा है, और आवेश दोनों पे बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और प्रोटॉन धनावेशित है। तीसरा जो मूल कण है वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में सर चैडविक ने किया था, और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन से कुछ अधिक होता है, लेकिन फिर भी लगभग प्रोटॉन के बराबर माना जाता है। अगली टॉपिक होती है नाभिक की खोज। अगर हम नाभिक की खोज की बात करें तो किसी भी तत्व के केंद्र में एक बहुत धनावेशित भाग होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। बहुत दृढ़ भाग होता है, अति सूक्ष्म भाग होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1904 ईस्वी में एक अल्फा किरणों के प्रकीर्णन का प्रयोग करके किया था। रदरफोर्ड ने जब 1904 ईस्वी में सोने के एक पतले चादर पे अल्फा कणों की बमबारी की, तो उससे कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए। इसमें कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए थे, जो कि चित्रानुसार आपको दिखाए जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश किसी एक बिंदु पर केंद्रित है, और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आए। इससे ये निश्चित होता है कि संपूर्ण धनावेश व द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर अर्थात स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अर्थात नाभिक की खोज से रिलेटेड प्रयोग को हम रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग कहते हैं, और इसकी खोज 1904 ईस्वी में हुआ था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई थी, और इससे इन्होंने 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष ज्ञात किए थे। पहला, प्रत्येक परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा, परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर निश्चित होता है। और लास्ट, जिस पूरे परमाणु का द्रव्यमान और आवेश जिस बिंदु पर निश्चित होता है, जिस बिंदु पर केंद्रित होता है, उसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक की आकार परमाणु के तुलना में बहुत छोटी होती है। अगर हम नाभिक को परिभाषित करना चाहें तो हम बता सकते हैं कि किसी भी परमाणु के केंद्र पर स्थित अति सूक्ष्म, दृढ़ और धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं, जिसमें मुख्यतः 2 मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से नाभिकीय बल से बंधे रहते हैं। कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट का मतलब, जहाँ पे हमने हैज लिखा है, हैज का मतलब नोट पॉइंट है, वो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग नोट पॉइंट बोलते हैं। पहला नोट पॉइंट बोल रहा है, कैथोड किरणें या ऋण किरणें गतिशील इलेक्ट्रॉनों की किरण होती है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तो उनसे बने किरण को कैथोड किरण या ऋण किरण कहते हैं, जिसकी खोज जे थॉम्सन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी सर ने किया था, मतलब उसका नाम स्टोनी ने रखा था। वहीं पे कैनाल किरणें या धन किरणें जो हैं वो गतिशील प्रोटॉन होते हैं। वो प्रोटॉन एक लाइन में चलते हैं, जिनकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। बात ये आई, सबसे पहले तो ये माना जाता था कि परमाणु सबसे छोटा कण है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये सबसे सूक्ष्म होता है और इसी से पदार्थ बनता है। लेकिन जब बाद में जे थॉम्सन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, सर चैडविक ने मूल कणों की खोज की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो उस समय ये जानना बहुत आवश्यक हो गया कि परमाणु की संरचना कैसी है, अर्थात मूल कण कहाँ और किस स्थिति में परमाणु के भीतर हैं। इसके लिए हम लोगों ने परमाणु संरचना पढ़ना स्टार्ट किया। परमाणु के संबंध में टोटल 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए, 5 आपके मॉडल्स आए, जिसमें पहला है डाल्टन का परमाणुवाद, दूसरा है जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, तीसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, चौथा है बोरबरी का परमाणु मॉडल, और पांचवा है आधुनिक परमाणु मॉडल। परमाणु संरचना में सबसे पहले डाल्टन के परमाणुवाद की बात करें, आप यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं कि दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें में मॉडल है, लेकिन पहले में मॉडल नहीं है। हम आपको ये अवगत करा दें कि परमाणुवाद का मतलब होता है परमाणु के विषय में कही गई बात। जहाँ पर वाद आता है, वाद का मतलब होता है बात, मतलब इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है, इसका कोई प्रेक्षण नहीं है, ये एक अनुभव है, एक अपनी विचार है जिसको रखा गया है। डाल्टन ने परमाणु के विषय में कोई भी प्रयोग नहीं किया था, बल्कि वो उसके कैरेक्टर को
में जो भी अनुभव कर पाए, जो भी उस चीज़ को फील कर पाए, महसूस कर पाए, उसको अपने बातों में रखा, इसलिए उसे हम परमाणुवाद कहते हैं। जैसे आपने बायोलॉजी में भी कई ऐसे पढ़े होंगे, लैमार्कवाद, डार्विनवाद। अर्थात लैमार्क और डार्विन जिराफ को नहीं देखे हैं और ना ही उसका कोई प्रयोग किए हैं, बल्कि वो उनके कुछ कैरेक्टर को देखकर अपने विचार को रखे। इस आधार पे डाल्टन ने परमाणु के संबंध में कुछ बातें बताई। इसमें डाल्टन के हम परमाणुवाद की पहली स्टडी करते हैं। सर्वप्रथम आपको डाल्टन ने ही परमाणु के विषय में बताया। इससे पहले हम लोग परमाणु के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। डाल्टन के अनुसार पहला पॉइंट रहा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने सबसे पहले ये बताया कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। ये अभी तक सही है और ये बात सच होती है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से ही बनते हैं, जिसे हम अभी भी परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। परमाणु उदासीन होते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये भी बात एकदम सत्य होती है। परमाणु न्यूट्रल है, अभी भी माना जाता है कि परमाणु उदासीन है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, तुल्य आवेश शून्य होता है। परमाणु के अंदर मूल कणों पे आवेश होते हैं, लेकिन जितने ऋण आवेश होते हैं उतने धन आवेश होते हैं, इसलिए कुल आवेश शून्य हो जाता है, उदासीन हो जाता है। परमाणु अविभाज्य होता है। तीसरा उन्होंने अनुभव करके बताया कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात बाद में गलत हो गई, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज की गई तो ये उस परमाणु के अति सूक्ष्म भाग निकले। अर्थात परमाणु को हम अन्य छोटे मूल कणों में तोड़ सकते हैं, जिससे तीसरा जो फैक्टर रहा डाल्टन का, वो बाद में असत्य हो गया। चौथा, किसी पदार्थ के एक ही प्रकार के परमाणु आकार और गुणों में समान होते हैं। डाल्टन सर का कहना था कि प्रत्येक पदार्थ के जितने भी एक ही पदार्थ के जितने भी परमाणु होते हैं उनका आकार और गुण समान होता है, लेकिन ये बात भी बाद में सत्य हो गया, क्योंकि जब समस्थानिकों का खोज हुआ तो इसमें देखा गया कि कुछ तत्व या परमाणुओं के आकार अलग अलग आते हैं। जैसे हाइड्रोजन में ही 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इन तीनों के आकार और गुण तीनों अलग अलग होते हैं। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार इसमें 4 टॉपिक्स आपको मिलते हैं, जिसमें पहला टॉपिक होता है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा, परमाणु उदासीन होता है। तीसरा, परमाणु अविभाज्य होते हैं। चौथा, किसी पदार्थ के एक प्रकार के परमाणु का आकार और गुण समान होता है, जिसमें ऊपर के 2 अभी तक के सत्य हैं, लेकिन बाद के 2 गलत हो गए, क्योंकि परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही उसके अंश होते हैं। और चौथा, किसी पदार्थ के एक ही प्रकार के परमाणुओं का भी आकार और गुण अलग अलग होता है। जैसे कार्बन में कार्बन 12, कार्बन 14, 2 तरह के कार्बन मिलते हैं। हाइड्रोजन में 3 तरह के हाइड्रोजन मिलते हैं, जिसमें 1H1, 1H2 और 1H3, जिसका नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। डाल्टन की जब परमाणुवाद 1700 से लेकर 1890 तक के 1897 ईस्वी तक डाल्टन के परमाणुवाद को ही माना गया, लेकिन जब जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, कैथोड किरणों की सहायता से इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो उन्होंने एक परमाणु का नया मॉडल प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि डाल्टन के कुछ तथ्य गलत हैं। उन्होंने बताया, क्या बताया, इस चीज़ को हम इसमें देखते हैं। सन 1897 ईस्वी में जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन खोज करने के पश्चात एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर दिया। इसके अनुसार परमाणु तरबूज के आकार जैसा दृढ़ होता है। उनका कहना था कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, तरबूज के जैसा होता है। ऐसा नहीं कि तरबूज के बराबर होता है या तरबूज जितना बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी जो एक शेप होती है, जो बनावट होती है, वो तरबूज जैसी होती है। जैसे तरबूज बीच में खोखला नहीं होता, ऐसे परमाणु भी खोखला नहीं होता, बल्कि ठोस होता है, दृढ़ होता है, और इसके संपूर्ण धनावेश एक समान रूप से फैला होता है। मतलब उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो जैसे आपके तरबूज में रेड कलर का खाने वाला पार्ट फैला होता है, इस तरह चारों तरफ फैला होता है अंदर। और ऋण आवेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन वो नहीं कहते थे, इलेक्ट्रॉन तो स्टोनी सर ने नाम रखा था, वो ऋणावेशित कण कहते थे उसको, और वो कहीं कहीं पर काले बीज की तरह धसे होते हैं। अर्थात प्रत्येक परमाणु तरबूज जैसा दृढ़ होता है, उसमें संपूर्ण धनावेश फैला होता है, और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर काले बीज की तरह, जैसे तरबूज में काले बीज कहीं कहीं पर होते हैं, धसे होते हैं। इनके परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, और यह परमाणु मॉडल अस्थायित्व की व्याख्या ना कर सकी।
इन्होंने जो बताया इस पे कुछ वैज्ञानिकों ने विरोध जता दिया। उनका कहना था कि आप जिस तरह परमाणु मॉडल दे रहे हैं उसके अनुसार किसी भी धनावेश में ऋणावेश उनके साथ नहीं रह सकता। आप धनावेश एक तरबूज के रेड पार्ट को धनावेश बता रहे हैं और उसमें काले वाले बीज को ऋणावेश बता रहे हैं, जबकि धनावेश और ऋणावेश एक साथ संभव नहीं रह सकते, वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इनका परमाणु मॉडल फ्लॉप हो गया, विफल हो गया। फिर 1904 ईस्वी में, जब ये 1897 ईस्वी में किए थे, और उसी के कुछ दिन बाद 1904 ईस्वी में जब रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर ली, जो आपने ऊपर देखा कि उन्होंने अल्फा किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक की खोज की, और नाभिक की खोज करने के बाद जब फिर 1919 में प्रोटॉन की खोज कर लिए, तो रदरफोर्ड ने एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर दिया। उनका कहना था कि जे थॉम्सन की जो परमाणु मॉडल है वो अस्थायी नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब धनावेशित और ऋणावेशित एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। देखते हैं इसमें क्या बताए। सन 1904 ईस्वी में नाभिक और 1919 में प्रोटॉन की खोज करने के पश्चात रदरफोर्ड ने एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश केंद्र पर एक अति सूक्ष्म दृढ़ भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। उनका कहना था कि जितना भी धनावेश होता है परमाणु का, जितना भी द्रव्यमान होता है, वो पूरा का पूरा उस परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड की बहुत साधा सिंपल लैंग्वेज में बताए कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित अति सूक्ष्म दृढ़ भाग होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी अस्थायित्व की व्याख्या ना कर सका, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने इनका भी विरोध कर दिया। वैज्ञानिकों ने यह तथ्य साबित किया कि यदि आपका इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो वो अपनी ऊर्जा धीरे धीरे व्यय करेगा, मतलब खर्च करेगा, और इस प्रकार वो नाभिक में नज़दीक गिरता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो वो नाभिक में गिर जाएगा और पुनः धनावेश और ऋणावेश मिल जाएंगे, जो संभव नहीं है। अर्थात परमाणु में कभी ऐसा नहीं होता कि धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के पास आ जाएं, लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर देगा और चक्कर लगाने की जो त्रिज्या होगी वो घटती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब उसकी ऊर्जा पूर्णतः खत्म हो जाएगी और वो नाभिक में गिर जाएगा, जिससे पूरे परमाणु की अस्तित्व खत्म हो जाएगी। इस प्रकार इनकी भी परमाणु मॉडल अस्थायित्व की व्याख्या ना कर सकी। पुनः बोरबरी का परमाणु मॉडल आया। बोरबरी एक फिजिक्स के साइंटिस्ट रहे, चूँकि इन्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में कमांड था, तो इन्होंने एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। बोरबरी ने आइंस्टीन और प्लांक के भौतिकीय नियम के आधार पर उन्होंने आइंस्टीन के नियम को देखा, प्लांक के नियम को देखा जो उनका क्वांटम सिद्धांत रहा, और उसके आधार पर एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर दिया। बोरबरी का जो परमाणु मॉडल रहा, इसके अनुसार बताया कि परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। इनके अनुसार परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं। बोरबरी का कहना है कि परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है, जिस तरह की रदरफोर्ड भी बता रहे थे। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते, बल्कि उनके चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2 पाई के गुणित होता है, मतलब NH/2 पाई के बराबर होता है। यह वहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या या कोषों की संख्या बता रही है। इसके अनुसार किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन्होंने ये भी बताया कि किसी कोष में जो कोषों की संख्या होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। इसके अनुसार पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन आने की संभावना है। बोरबरी का परमाणु मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर सका। बोरबरी का परमाणु मॉडल अस्थायित्व की व्याख्या तो कर सका। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जिस प्रकार सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ ग्रह एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन कभी सूर्य में नहीं गिरते, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोष कहते हैं। उन्होंने उन कोषों का नाम KLMN रखा। उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18, 32 बताए, और उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह चक्कर लगाते हैं, जिससे आपके परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या तो हो गई, परमाणु अस्थायी हो गया, लेकिन उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना हो पाई।
इससे पहले हम आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। हम बड़े चीज़ों का क्या लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं। आपको कोई भी बड़े चीज़ का अध्ययन करना होता है तो हम उसकी बनावट को जानने के लिए, समझने के लिए उसका फ़ोटो इमेज लेते हैं। ऐसे बहुत छोटे चीज़ों को जानने के लिए हमें उसका स्पेक्ट्रम लेना होता है। अर्थात स्पेक्ट्रम को सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो वो किसी अति सूक्ष्म वस्तु की या अति सूक्ष्म भाग की एक इमेज होती है, फ़ोटो होती है, उसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रम लाइंस के नाम से जानते हैं। और जब परमाणु की वास्तविक संरचना का अध्ययन हुआ तो देखा गया कि उसकी स्पेक्ट्रम बोरबरी के द्वारा बताए गए मॉडल से कुछ भिन्न था। इस प्रकार लास्ट में एक आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया। इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किए। सोमरफील्ड तथा अन्य वैज्ञानिकों ने अंत में एक और परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु के केंद्र पर स्थित नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परस्पर नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन के तीव्र वेग के कारण नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मेघ बन जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। रदरफोर्ड, बोरबरी और आधुनिक परमाणु मॉडल में समानता यह है कि तीनों बताते हैं कि परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के चक्कर में तीनों के व्याख्यान अलग अलग हैं। रदरफोर्ड कहते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। बोरबरी कहते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई होता है। लेकिन आधुनिक परमाणु मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गतिमान होता है जिससे नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का एक मेघ बादल बन जाता है। जैसे आपने पंखा कभी चलाया होगा, जब पंखा हम स्टार्ट कर देते हैं तो पंखा के केंद्र के चारों तरफ एक धुंध सा बादल सा बन जाता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन के चलने पर भी उसके चारों तरफ एक बादल सा बन जाता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन मेघ या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। इसके आगे हम परमाणु के मूल कणों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु के मूल कणों की संख्या, किसी भी परमाणु में अगर हम देखें तो आपको बताया गया कि लगभग 32 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन उसमें 3 आपके मुख्य है जिसमें आया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं जो नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं, परमाणु के केंद्र पर स्थित होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। किसी भी परमाणु के संकेत के पास लिखकर हम इनकी संख्याओं को व्यक्त करते हैं। कोई भी परमाणु का अगर संकेत x मान लिया जाए, जैसे सोडियम का Na है, कार्बन का C है, आयरन का Fe है, जिंक का Zn है, तो संकेत के बाएं तरफ नीचे हम परमाणु क्रमांक लिखते हैं और दाएं तरफ ऊपर हम परमाणु भार लिखते हैं। जो बाएं तरफ नीचे लिखते हैं उस परमाणु क्रमांक को हम Z से भी दिखा सकते हैं और जो हम परमाणु भार लिखते हैं दाएं तरफ ऊपर उसे हम A से दिखाते हैं। किसी भी संकेत को अगर पूरे रूप से लिखा जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z होती है, प्रोटॉनों की संख्या भी Z होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या A-Z होती है। जैसे आपने देखोगे कि सोडियम में परमाणु क्रमांक यहाँ 11 लिखा होता है और परमाणु भार वहाँ 23 लिखा होता है। अर्थात सोडियम की अगर हम परमाणु की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 11 Z के बराबर, जो कि परमाणु क्रमांक है। प्रोटॉनों की संख्या होगी 11 जो Z के बराबर है और न्यूट्रॉनों की संख्या होगा 23-11 अर्थात 12 न्यूट्रॉन। इस प्रकार हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ तक पहले तैयार करेंगे।